आदाब दोस्तों। आज बहुत दिन बाद फिर बात करते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष अशरफपुर किछूचा की। मुझे तो लगा कि विलुप्त हो गया है, लेकिन अभी रिसेंट में एक खबर मिली परसों, तो जिससे लगा नहीं अभी है। विलुप्त होने का कारण भी है। असल में इसने इतना ज़्यादा फर्जीवाड़ा किया था कि अधिकारी इसको झेल नहीं पा रहे थे। कब तक बचाएं, कब तक बचाएं। तो खबर मिली कि ज़िला अधिकारी महोदय बहुत गुस्सा थे। एक दिन ऑफिस में बुला के इसको इसकी नेतागिरी सब छुड़वा दिए। अरे मतलब बहुत मदर सिस्टर तक चले गए थे। और सही भी था, डीएम साहब ने जो भी किया सही किया, क्योंकि इसने हद कर दी थी। अधिकारी कब तक बचाएं। हुआ क्या कि ये इस घमंड में था कि पूरे अम्बेडकर में अकेले मैं ही जीतने वाला प्रतिनिधि हूँ, जनता द्वारा मैं ही अकेले चुना गया हूँ। सभी विधायक हार गए, सांसद हार जाते हैं और नगर पालिका अध्यक्ष के सब हार गए थे। मैं अकेला नगर पंचायत अध्यक्ष जीता हूँ। तो कभी ये समझने लगा था कि मैं टांडा से विधायकी लड़ने लायक हूँ, फिर सोचा अम्बेडकर में सांसदी लड़ने लायक हूँ। तो योगी जी की तरह बुलडोजर चलवाने लगा, तो सोचा कि मैं तो छोटा योगी ही हो गया हूँ। तो घमंड में था, तो सब फर्जीवाड़ा करता था और अपने कुछ भी साइन करके निकाल देता था और कुछ भी रोक देता था। अधिकारी बेचारे परेशान थे। जब अधिकारी फंसने लगेंगे तब थोड़ी न तुम्हारी नेतागिरी देखेंगे। आज मैं इसका एक नया और कांड बताऊंगा। उससे पहले बता दूं कि डीएम साहब से नाराज़ क्यों हुए। हुआ है कि इसकी कंप्लेन जितनी थी सब धीरे 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 जाती थी, और ये समझता था कि मैं सब निस्तारित करवा लेता, सब हो जाता है। जैसे इसने शुरू में आते ही वो टेंडर कैंसिल कर दिया मजदूर सप्लाई वाला। उसके बाद इसने कहा हम टेंडर करेंगे। टेंडर लड़ गया तो बोलता अपरिहार्य कारण से कैंसिल कर देते हैं। फिर दोबारा कराया, नया टेंडर किया, नया आदमी रखा, मजदूरों की मजदूरी नहीं मिल रही, उनका ईपीएफ नहीं जमा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये अलग एक समस्या होगी। और कहता था पुराने किस लिए हटा दिया, बड़ी समस्या होती थी, नया वाला करेगा। इसमें फंसने लगा। फिर ये जो भी टेंडर करता, जब इसके आदमी को ना मिले कोई दूसरा उसमें टेंडर भर देता था बिलो रेट पे, तो ये अपरिहार्य कारण करके निरस्त कर देता था। और दूसरी बार नया टेंडर निकालने का एक नियम है कि पुराना टेंडर जब कैंसिल किए हो तो उसमें धरोहर राशि जितने ठेकेदारों को सब वापस कर दो, उसके बाद नया टेंडर निकालो। ये जो लड़ाने वाले ठेकेदार रहते थे, जो टेंडर लड़ाते थे, उनकी धरोहर राशि वापस नहीं करता था। और ये अपराध है, इसके बिना आप नया टेंडर कर ही नहीं सकते। लेकिन ये कर लिया एक दो टेंडर और काम भी दे दिया, उसमें फंस गया। वो जांच कहीं बच थोड़ी ना सकता है ये। फिर एक काम था, ये नगर पंचायत को 40 लाख से ऊपर की परियोजना पे काम करने का अधिकार नहीं है। ये एक सीसी रोड बनाना था, वो 80-90 लाख रुपए का करीब था। तो उसने एक 3 पार्ट में उसकी कार्य योजना बना दी। अच्छा, कार्य योजना 3 पार्ट में बनाई, नाम नहीं बदला। जैसे ए के घर से बी के घर तक 30 लाख, फिर ए के घर से बी के घर तक फिर 30 लाख, फिर ए के घर से बी के घर। अरे भैया, ए के घर से बी के घर कर दो, अगले में बी के घर से सी कर दो। नहीं, सब में एक ही उसमें पकड़ा गया। अच्छा, उसमें शासन फंस गया, क्योंकि इन लोगों की कार्य योजना का अनुमोदन शासन स्तर पे होता है, निदेशालय स्तर पे होता है। वहाँ पे एक अधिकारी बैठता है, वो अनुमोदन करता है पूरे प्रदेश की कार्य योजनाएँ। तो उसने अनुमोदन कर दिया। मैंने उसको चिट्ठी मारी कि भाई साहब, इसमें साफ साफ एक ही नाम लिखा था, सिर्फ पार्ट 3 किए हैं, इस कारण किए थे, आपने अनुमोदन दे दिया है। तो वो कुछ कर नहीं पाए। तो मैंने उन अधिकारी साहब के खिलाफ शासन में प्रमुख सचिव को शिकायत दे दी। अब वो बिगड़ गया इसके ऊपर। अब वो डीएम से रिपोर्ट मांग रहा है बार बार, ये फर्जी है, इसको ज़रा देखो। अब डीएम साहब कितना बताएं कि बीजेपी का नेता है और बड़ा मुँह लग्गू है, बड़ा मनबड़ है। अच्छा, इसके बाद इसने क्या किया, एक टेंडर हुआ वो टैक्सी स्टैंड का, उसमें इसने टेंडर में फर्जीवाड़ा किया। ये तो सब लोग जानते हैं, मैंने वीडियो भी निकाला था। फिर उसकी शिकायतें हुई, टेंडर निरस्त हुआ। 24 अप्रैल को एडीएम साहब ने लिख के दिया था कि टैक्सी स्टैंड की जो भी वसूली होती अधिशासी अधिकारी करेंगे, सरकारी खजाने जमा करेंगे। इसने 25 को डीएम साहब को एक लेटर लिख के अधिशासी अधिकारी कहा कि नहीं वो जैसे है रहने तो, हमने डीएम साहब से बात कर ली है। वो बेचारा फंस गया, उसने कुछ किया नहीं, ये वसूली करता रहा। इसने अपने आदमी को फिर हाईकोर्ट भेज दिया। वो हाईकोर्ट में वहाँ कैबिनेट लगी थी, वहाँ स्टे मिला नहीं, वो चला आया। अब उसको मैंने ये कहा कि ये गबन कर लिया अधिशासी अधिकारी, क्योंकि अधिशासी अधिकारी एडीएम के ऑर्डर की अवमानना कर नहीं सकता। एडीएम साहब ने कहा है वसूली करो, तो 25 अप्रैल से वसूल रहा होगा और पैसा जमा कर रहा होगा। तो मैंने कहा इसकी जांच कर दो। अब सच्चाई है, को पैसा जमा ही नहीं कर रहा था।
तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो कि एडीएम की बात नहीं माना, आदेश की अवमानना की। और अगर वसूला है, आदेश माना है, तो पैसा कहाँ ले गया, वहाँ मामला फंस गया। अब इसमें से निकल ही नहीं पा रहे हैं। डीएम साहब ने उसकी बदतमीजी की वजह से वो ठेका भी निरस्त कर दिया। अधिशासी अधिकारी से कहा, निरस्त करते वक्त ही कहा 3 दिन के अंदर प्रक्रिया पुनः पूरी करें, मतलब नया टेंडर निकालें। अब नया टेंडर निकाल ही नहीं रहा है। अब डीएम साहब के आदेश की क्या अनुपालन है? 3 दिन में कुछ हुआ नहीं हुआ, बैठे हैं चुपचाप। फिर एक तालाब था, 1.5 करोड़ रुपए करीब, उसमें टेंडर कर दिया। तालाब खुद आया है। एक दिन जेसीबी पोकलैंड लगा के थोड़ा साफ हो किया, उसकी मैंने शिकायत कर दी कि इस पर भुगतान कराना चाहता। अभी वर्क आर्डर जारी नहीं हुआ, तालाब खुदा हुआ है। अब निकालेगा टेंडर, तो अब आज के हिसाब से प्राकलन बनाना पड़ेगा, वरना वो वित्तीय अनियमितता हो जाएगी। उसमें भी फंस गया। तो डीएम साहब लोग बचाए, इसको बहुत बचाए। इसने जैसे कहा कलेक्ट्रेट में बुला के ठीका करवा दिया, ये किसी क्लर्क के कार्यालय में ले जाकर बुला के सबसे मोहर ठप्पा फोटू फाटा छाजनिक निकाल लिया, सब कुछ किया। लेकिन अब कहाँ तक, जब खुद फंसेंगे तब थोड़ी, शासन स्तर तक लोग फंस गए इसके चक्कर में। टेंडर में ऐसा करने लगा था कि जैसे आपने टेंडर भरा और इसके आदमी नहीं है तो टेंडर लड़ गया, तो उसके बाद ये सबसे पेपर मांगता था कि अब आप अपनी हार्ड कॉपी ला के यहाँ जमा कर दीजिए। तो लोग पंजीकृत डाक से भेजते थे, तो ये कह देता था बाबू से कि इनका ये ठेकेदारों का डाक आएगी तो इसको वापस कर देना। 2 लोगों को डाक इसने वापस कर दी एक टेंडर के मामले में। मुझे पता चला तो मैंने उसकी जांच करवा दी। तो इसने कहा, इसके अधिशासी अधिकारी ने बाबू से, जो बाबू डाक रिसीव करता उससे लिखित में ले लिया और लिख के दिया कि नहीं, उस दिन डाकिया आया ही नहीं था, मेरे बाबू ने दिया, आइंदा कोई भी आरोप लगाने से पहले सोच लेना। अरे यार, चवन्नी छाप आदमी, 2 रुपया के लिए मुंह फैलाने वाले, दांत चियारने वाले, कहते तो आइंदा करना सोच लेना। तो मैंने कहा सोच लिया भाई। मैंने इसका जवाब और इसके बाबू ने जो लिख के दिया था वो मैंने डाक विभाग को दे दी कि श्रीमान जी, पंजीकृत डाक क्रमांक इतने से दिनांक इतने को डाकखाना में पंजीकृत करा के भेजी गई थी। वहाँ का बाबू और अधिकारी कह रहा है कि ये डाक हमको नहीं मिली, कोई लाया ही नहीं, इसकी जांच करा दीजिए। डाक विभाग 24 घंटे में जांच कर देता। ऑनलाइन शिकायत दी थी, उसने पोस्टमैन से पूछा, पोस्टमैन ने अपना पूरा लेजर दिखाया। हम लेके गए थे उस दिन, 3 डाक थी, 1 ले लिया, 2 लेने से इनकार किया। बाबू से बात हुई, बाबू ने कहा रुको कि साहब से बात करें। उसने किसी साहब से बात की, साहब ने पूछा किसकी आई है, तो 2 लोगों कहा उसको वापस कर दो। मैंने उस पर रिजेक्शन लिया, लेने से इनकार लिख के मैंने वापस किया है। अब क्या करोगे? कहते थे अनर्गल आलू अपना लगाओ, छाछ के छाछ लगाओ। छाछ तो आ गया है, डाक विभाग ने दे दिया है कि लेने से इनकार किया है। अब तुम भी जाओगे, तुम्हारा बाबू भी जाएगा। अभी बताओ यार, इतना सब लेके डीएम साहब कैसे चलेंगे? तुम अकेले हो यार, इतनी नगर पंचायत नगर पालिका है, सबको देखना है कि तुमको खाली दूध पिलाना है, आजा मोरे लाला दूध पी ले। तो डीएम साहब तैस में आ गए, उनकी मदर सिस्टर करके भगा दिया। अच्छा, जब से उसको बेइज्जत किया गया तब से एकदम वो कोप भवन में चला गया था। मैं खुद कुछ लोगों से पूछता था कि अरे भाई वो कहाँ है, विलुप्त हो गया क्या? तो पता चला कुछ नहीं, वो उसका कुछ काम नहीं हो रहा है, अधिशासी अधिकारी कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सब जाके डीएम साहब के यहाँ शिकायत करते हैं कि ये अपने काम कर देता है। तो एक प्रकरण और बता दूं, उसमें जो टैक्सी स्टैंड का ठेका हुआ था, तो वर्क आर्डर निकालना था, तो अधिशासी अधिकारी डरा हुआ था, ये गया तड़ से वर्क आर्डर निकाल दिया। आज ठेका हुआ, कल वर्क आर्डर, अध्यक्ष के हस्ताक्षर से वर्क आर्डर उसको जारी कर दिया है। अधिशासी अधिकारी सही नहीं, जबकि ये कहता मैं बड़ा हूँ। हाँ, तू निर्वाचित है इसलिए बड़ा है, लेकिन वो सचिव है तेरा, कानूनी दांव पेच वो जानता है। अध्यक्ष हो सकता है अनपढ़ जाहिल गंवार हो, उसके लिए शैक्षिक योग्यता कोई अनिवार्यता नहीं, लेकिन इसीलिए उसको एक सलाहकार सचिव मिलता है जिसको अधिशासी अधिकारी कहते हैं। वो कानूनी दांव पेच जानता है, उसकी हस्ताक्षर होना जरूरी। लेकिन ये भाई साहब ठोक दिए थे अपना, तो वो भी जांच का विषय था। अब नया प्रकरण ये आया है, इस बंदे ने अधिशासी अधिकारी से एक लेटर जारी करवाया। इनको बोर्ड की बैठक है, चलो ये तो ठीक है, बोर्ड की बैठक कराने की इसको अधिकार है, लेकिन बोर्ड की बैठक है कहाँ? अध्यक्ष महोदय के कैंप कार्यालय में। यार, तू नगर पालिका का अध्यक्ष है कि कलेक्टर है या एसपी है? मैंने तो नहीं सुना किसी नगर पंचायत के अध्यक्ष का कैंप कार्यालय होता हो। और कैंप कार्यालय क्या, उसका अपना घर, किसी का अपना निजी आवास कैंप कार्यालय होता है? भाई सरकारी आवास है तो कैंप कार्यालय हो जाता कि वो 24 घंटे की ड्यूटी उनकी है, और इमरजेंसी वाले में रहते तो घर पे जहाँ रहेंगे वहाँ भी 2-4 कर्मचारी रखे जाते हैं, वो अपना देखते हैं,
फैक्स और डाक और ये वो, इनका कौन कैंप कार्यालय, लेकिन वो लिखा कैंप कार्यालय में। अब कैंप कार्यालय वो क्यों है, वहाँ कौन कर्मचारी बैठते हैं, गवर्नमेंट को क्या भाड़ा मिलता है, गवर्नमेंट कैसे दी है, वो सब उसका पता नहीं अभी। तो कैंप कार्यालय निकाला उसने, 23 तारीख को 2 बजे बैठक है। तो मुझे जब मिला तो मैंने कहा ठीक है, इसको हो जाने दो बैठक, फिर बताते हैं। ये बैठक में प्रस्ताव डाला है कि ये काम करे वो काम करे, एक बार प्रस्ताव हो जाए फिर शासी अधिकारी पूछेंगे कि का भवा ए में कि कहाँ कैंप कार्यालय बन गो भैया, कि एक से नजीर रकम दिए रहो का। अध्यक्ष महोदय के 2 कार्यालय है, एक ठू हिया है एक ठू हुआ है। एक ठू पे इतने बजे बैठे थे, एक ठू पे रतिया जाके सोवत है, रात में जिसको मिलना वहाँ जाए। अगर कप्तान उपतान साहब रात के इमरजेंसी में दौरा करें तो कैंप कार्यालय पर मिल लें। तो ये सब चोचलेबाजी थी। वो एक जिसे सुना सुनाया रहता है ना, तो उनको वर्ड अच्छा लगता, कैंप कार्यालय ठोक दिए हैं। अब बैठक हो जाने दो 2 बजे, उसके बाद मैं उसकी जांच करवाता हूँ, तब इनका कैंप कार्यालय निकालेंगे। तो ये अब ठंडे हो गए हैं बेचारे, वो विलुप्त प्राणी हो गए हैं। अब ये जितने साल इनको जितने महीने रहना था अध्यक्ष, उतना रह लिए हैं। अब इनको बची हुई पूरी अध्यक्ष की कार्यकाल नहीं, बचा हुआ पूरा जीवन इनको इस जांच में ही सहयोग करना और जवाब देना और जेल जहन्नुम जाना, यही रह गया है। तो इनको मैंने पहले ही बताया था, इनकी अध्यक्षी पता चल जाएगी और 6 महीने टाइम दिया था, वो तो लगता है उससे पहले ही विलुप्त हो जाएगा। तो आप लोग से यही अनुरोध है कि कभी घमंड मत किया करो यार। हाँ, ऊपर वाले ने सबको एक जैसा ही बनाया है, कोई गोरा कोई काला, कोई अच्छा कोई खराब, लेकिन ऊपर वाले को बनाया सब चले जाते हैं। जाके देखोगे ना कब्रिस्तान में, तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लोग थे, तुमसे ज़्यादा बहादुर थे, तुमसे ज़्यादा पैसा वाले थे, आज उनकी कब्रों पे बकरियां पेशाब कर रही हैं, कुछ नहीं कोई पूछता। तो घमंड फमंड मत करो, जब तक दुनिया में हो लोगों से मिल मिला के रहो और एक दूसरे की मदद करो, बुरे रास्ते छोड़ दो। और जो कोई बुराई से बचने के लिए कहे उसको गाली गलौज मत करो यार। वो तुम्हें अच्छा रास्ता बताता तुम उसको गरियाते हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है।